नमस्कार साथियों अपन एम एन राय के बारे में पढ़ रहे थे, मानवेंद्र नाथ राय। तो अपनी जो पिछले वाली क्लास हुई थी उसमें एम एन राय का अपन ने जीवन परिचय पढ़ लिया था। अब आगे की बात अपन पढ़ते हैं कि एम एन राय की जो रचनाएं हैं, ठीक है, यानी कि रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्टली मैंने 4 रचनाएं लिखी हैं। तो आपको जो परीक्षा में है 2 रचनाओं के नाम यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली जो उनकी रचना है विजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। दूसरी जो रचना है मैटेरियलिज्म। तीसरे इंडियन प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। और नंबर 4 है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो साथियों यहाँ जो है आपको रचनाओं के संबंध में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चारों रचनाओं में से जो है आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो एम एन राय है उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप साथियों यहाँ रचनाओं से संबंधित जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो 4 रचनाओं के नाम लिख लीजिए, कम से कम 2 रचनाओं के नाम आपको यहाँ याद होने चाहिए। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है राय और मार्क्सवाद, यानी कि जो एम एन राय हैं शुरू में मार्क्सवाद से जुड़े हुए थे, मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित भी हुए। तो मार्क्स के संबंध में अपन को पढ़ना है कि कारण जो मार्क्स के भौतिकवाद में संपूर्ण आस्था उनकी थी। दूसरा कारण मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति, मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में आस्था। नंबर 4 मार्क्स के चिंतन तथा कर्म की एकता। इनके संबंध में अपन को पढ़ना है। तो रचनाओं के संबंध में सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ कि राय प्रतिभाशाली विद्वान और लेखनी के अपूर्व धनी थे, यानी कि लिखने में काफ़ी उनका विश्वास था। रचनाओं के संबंध में उनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर शायद 110 है और फिर अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद है, यानी कि जो रचनाएं हैं उनकी वो काफ़ी संख्या में हैं। राय के दार्शनिक विचारों का एक प्रमुख संग्रह फिलोसॉफिकल कंसेंसस ऑफ मॉडर्न साइंस नाम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 9 खंडों में लिखा हुआ है और अभी जो है प्रकाशन की अवस्था में ही है। इसके बाद जो है इनकी जो रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं साथियों। उनके चिंतन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश मानवतावाद का प्रतिपादन प्रमुख रूप से उनके पुत्र इंडिपेंडेंट इंडिया और रेडिकल ह्यूमनिस्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। अब अपन देखते हैं राय और मार्क्सवाद, ठीक है ना। यानी कि जो एम एन राय है शुरू में मार्क्सवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं, तो मार्क्सवाद से जो उनका जुड़ाव था वो किस प्रकार से रहा वो अपन यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। राय ने सन 1915 से 17 के दौरान अमेरिका में रहते हुए मार्क्स तथा अन्य समाजवादी लेखकों की रचनाओं का पर्याप्त अध्ययन उन्होंने किया। यानी कि 1915 से 17 के दौरान जब एम एन राय अमेरिका में थे तो मार्क्स की जो रचनाएं थी उनसे संबंधित रचनाएं थी उन्होंने पढ़ी और इस चीज़ का जो प्रभाव है एम एन राय पर पड़ा। उन्होंने बहुत शीघ्र ही मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर अधिकार जमा लिया। यानी कि कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत दिए गए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत उन्होंने पढ़े तो इन पर एक तरह से उन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार का मतलब उनको काफ़ी चीज़ों को समझने में और उनका समाधान करने में काफ़ी मदद मिली और वे मार्क्स के दर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की। मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना उनके द्वारा की गई और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक सदस्य के रूप में वह दृढ़ मार्क्सवादी होने का उन्होंने परिचय दिया। यानी कि साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय उसके संस्थापक सदस्य भी थे और एक तरह से उन्होंने दृढ़ मार्क्सवादी होने का परिचय दिया। उन्होंने भारत में साम्यवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए भारी प्रयास किए। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि भारतीय दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद के शोषण का परिणाम है। यानी कि जो भारतीय जो दरिद्रता है, भारतीयों में जो गरीबी फैली हुई है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और देसी सामंतवाद का परिणाम ये रहा है। और इस दरिद्रता का उन्मूलन तभी संभव है जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके आधार रूप में कार्य करने वाली इन देसी सामंतवादी व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। यानी कि इस गरीबी, एम एन राय कहना चाह रहे हैं कि इस गरीबी को तभी समाप्त किया जा सकता है जब इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को और जो ये भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था है इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, तो जो भारत में जो गरीबी फैली हुई है उसको मिटाया जा सकता है। अब एम एन राय की जो मार्क्सवाद में आस्था है
वो किस प्रकार से प्रकट होती है। तो सबसे पहला बिंदु है कि मार्क्स की भौतिकवाद में संपूर्ण आस्था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। राय द्वंद्ववाद से सहमत नहीं थे, लेकिन भौतिकवाद में उनकी गहरी आस्था थी। यानी कि भौतिकवाद संबंधित जो विचार उन्होंने दिए तो एम एन राय उससे काफ़ी प्रभावित हुए। और साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से पूर्णतया अलग हो जाने पर भी भौतिकवाद में उनकी आस्था बनी रही। मानवेंद्र नाथ राय पूर्ण भौतिकवादी थे और इस बात से सहमत है कि भौतिकवाद समस्त ज्ञान का स्रोत है। भौतिकवाद जीवन पर्यंत राय के जीवन का केंद्र बिंदु बना रहा। यानी कि जीवन पर्यंत जो है भौतिकवाद के जो संबंधी विचार हैं उनसे वो एम एन राय जो है पूरे जीवन भर प्रभावित रहे। ठीक है, तो मार्क्स की भौतिकवाद में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। दूसरा बिंदु अपन देखते हैं मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो वैज्ञानिकता की जो पद्धति विकसित की गई उसमें भी उनकी गहरी आस्था झलकती है। राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित थे। राय का मत था कि सर्वाधिक अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात वैज्ञानिक पद्धति की थी। तीसरा बिंदु मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में आस्था, यानी कि मार्क्सवादी चिंतन था उसके जो मूल केंद्रीय बिंदु था उसमें उनकी गहरी आस्था थी। मार्क्स ने पीड़ित और दलित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रखते हुए इस बात की घोर निंदा की थी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। यानी कि मार्क्सवाद के द्वारा इस चीज़ की आलोचना की गई, इस चीज़ का विरोध किया गया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जो विरोध करता है। ठीक है, मार्क्स का लक्ष्य शोषण की इस स्थिति को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था। यानी कि मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स इस शोषणपरक स्थिति को समाप्त करना चाहता था और एक समतावादी समाज की स्थापना करना चाहता था। राय मार्क्स के चिंतन की इस मानवीय तथा उदारवादी प्रवृत्ति तथा उसके संपूर्ण चिंतन के मूल लक्ष्य के प्रति भारी आस्था रखते थे। तो इस प्रकार जो है मार्क्सवाद के केंद्रीय मूल में उनकी गहरी आस्था थी। नंबर 4 है मार्क्स के चिंतन तथा कर्म की एकता। राय ने मार्क्स के सिद्धांत के उस अंश को स्वीकार किया जो चिंतन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। कोई कार्य तभी सफल हो सकता है जब सोच समझकर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप हो। यानी कि किसी भी कार्य को तभी सफल कहा जा सकता है जब निश्चित रूप में उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है और एक योजना के अनुरूप हो और विद्यमान वस्तु स्थिति पर आधारित हो। तो इस प्रकार जो उन्होंने एकता का परिचय उन्होंने दिया। अब ये तो साथियों कि मार्क्सवाद में उनकी आस्था थी, उनके बिंदु हो गए। अब ये कुछ समय बाद ही एम एन राय जो मार्क्सवाद से अलग हो गए, तो वो भी अपन यहाँ देखते हैं कि मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार में असहमति उन्होंने क्यों प्रकट की। ठीक है, तो राय मार्क्स के चिंतन में आस्था रखते थे, लेकिन इसके साथ ही उनमें मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति भी थी। मार्क्स के चिंतन को संपूर्ण रूप से में वे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। यानी कि मार्क्सवादी जो चिंतन था उसमें भी एम एन राय कुछ कमियां बताते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से उसको कभी स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त मार्क्स के अनुयायियों लेनिन और स्टालिन द्वारा मार्क्स के चिंतन को जिस रूप में अपनाया जा रहा था उसके प्रति एम एन राय भारी असहमति रखते थे। यानी कि लेनिन और स्टालिन के द्वारा जो मार्क्सवाद अपनाया जा रहा था उसमें उसके प्रति पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे एम एन राय। यानी कि कुछ बिंदुओं को लेकर उनमें असहमति थी। राय ने इस बात पर बल दिया कि मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति की मांग है कि मार्क्स की विचारधारा में लचीलेपन को बनाए रखते हुए इस सजीव और गतिशील दर्शन के रूप में अपनाया जाए। यानी कि जो विचारधारा है मार्क्स की, उसमें लचीलेपन के साथ साथ एक सजीव और गतिशील दर्शन के रूप में उसको अपनाया जाए। एम एन राय ने कहा कि मार्क्सवाद में संशोधन करने का अर्थ मार्क्सवाद से अलग हटना नहीं है। यानी कि एम एन राय कह रहे हैं कि मार्क्सवाद में संशोधन होना चाहिए और इसमें संशोधन करने से तात्पर्य ये नहीं कि इसे अलग हो जाना चाहिए, अलग हटना नहीं है। यह तो उसे रूढ़िवाद के दलदल से बाहर निकालना है। यानी कि इसमें जो कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करने का एक तरह से प्रयास है।
लेकिन मार्क्स के अनुयायी प्रमुखतया लेनिन और स्टालिन उसे एक कट्टर दर्शन के रूप में अपना रहे थे। यानी कि जो मार्क्सवाद है उसके कट्टर समर्थक और कट्टरतापूर्वक उसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे। परिणाम स्वरूप राय ज्यों-ज्यों स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, मार्क्सवादी प्रभाव से भी हटते गए और मार्क्स के अनुयायियों से स्वतंत्र चिंतन के क्षेत्र में अनुयायियों से उनके मतभेद इतने बढ़ गए कि 1928 में साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय से निष्कासित कर दिया। यानी कि मार्क्स के जो अनुयायी थे, लेनिन स्टालिन के जो अनुयायी थे, लास्ट में उनके मतभेद बढ़ गए और 1928 में उन्होंने साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीयता से निष्कासित कर दिया गया। उनका चिंतन मार्क्सवाद से इतना अधिक दूर हो गया कि उसे मार्क्सवाद में संशोधन नहीं कहा जा सकता। यानी कि एक तरह से बिल्कुल मार्क्सवाद को उन्होंने छोड़ दिया और उससे दूर हो गए। यह तो मार्क्सवाद का परित्याग ही हो गया। मार्क्सवादी चिंतन और मार्क्स के अनुयायियों द्वारा उसे दिए जाने वाले व्यवहारिक स्वरूप से उनके मतभेदों का उल्लेख अग्र रूपों में किया जा सकता है। यानी कि उनके जो मतभेद थे वो कौन कौन से थे, किस रूप में थे, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। कि सबसे पहला जो मतभेद था कि मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या दी गई, सिद्धांत दिया गया, तो द्वंद्ववाद जो शब्द है उससे उनको असहमति थी। वो किस प्रकार से थी कि एम.एन. राय मार्क्स के द्वंद्ववाद या उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति से कभी भी सहमत नहीं हो पाए। राय का विचार था कि द्वंद्ववाद एक वैचारिक प्रक्रिया है जिसे वैचारिक क्षेत्र में तो अपनाया जा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन के विविध चरणों और भौतिक स्थितियों की व्याख्या इस पद्धति के आधार पर करना संभव नहीं। यानी कि जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाया जा सकता। हर क्षेत्र में ये चीज़ कारगर सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक वैचारिक प्रक्रिया है जिसे वैचारिक क्षेत्र में तो लागू किया जा सकता है, लेकिन भौतिक जीवन के विविध चरणों में इस प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहली जो असहमति थी वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को लेकर थी। दूसरी जो असहमति थी कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति। ठीक है, यानी कि जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो की है उन्होंने, उसमें भी उनकी असहमति है। एम.एन. राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति के भारी समर्थक थे। ठीक है, लेकिन इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद से कभी भी पूर्ण सहमत नहीं हो पाए। यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो आर्थिक नियतिवाद का जो सिद्धांत दिया गया उससे एम.एन. राय सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इतिहास के भावी स्वरूप को पूर्णतया निर्धारित करने का कोई प्रयत्न मानव की सृजनात्मक भूमिका की अपेक्षा है। यानी कि इतिहास के भावी स्वरूप को निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसे कार्ल मार्क्स ने किया कि आदिम अवस्था, दास अवस्था, संबंधवादी, पूंजीवादी अवस्था, इस प्रकार से जो उन्होंने डिफाइन किया है। तो इतिहास के भावी स्वरूप को पूर्णतया निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न मानव की सृजनात्मक भूमिका की उपेक्षा है। एम.एन. राय मार्क्स की इस बात से सहमत नहीं थे कि एकमात्र भौतिक प्रक्रिया मानवीय जीवन के प्रत्येक स्वरूप को निर्धारित करती है। यानी कि भौतिक प्रक्रिया मानवीय जीवन को स्वरूप को कैसे निर्धारित कर सकती है। ठीक है, उसका विचार और कथन था कि वैचारिक और भौतिक दो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं। वैचारिक और भौतिक दो प्रक्रियाएं बताते हैं एम.एन. राय। एकमात्र भौतिक प्रक्रिया को स्वीकार करने से वैचारिक सुधारवाद, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवतावादी तत्वों की उपेक्षा हुई है। एम.एन. राय मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया संसार को बदलने के संबंध में महान क्रांतिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं रहने देती। यानी कि एम.एन. राय मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं और लिखते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया संसार को बदलने के संबंध में उन महान क्रांतियों के लिए कोई भी स्थान नहीं रहने देती जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रेरित हो। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और समाजवाद में एक क्रांतिकारी पुनर्निर्माण कार्यक्रम के बीच कभी न दूर होने वाला विरोध मार्क्सवाद के आधारभूत भ्रांति है।
राय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्याओं को एकांकी और एक पक्षीय मानते हैं। इसलिए उन्होंने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का एक तरह से विरोध किया है और इतिहास की भौतिक व्याख्याएं जो मार्क्स के द्वारा की गई हैं उनको वो एकांगी और एक पक्षीय मानते हैं। तीसरा जो मतभेद है मार्क्सवाद को लेकर वो है कि वर्ग संघर्ष के समाजशास्त्र में संदेह है, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया है उसमें भी वो कुछ कमियां बताते हैं। तो एम एन राय कह रहे हैं कि मार्क्स वर्ग संघर्ष को मानवीय जीवन का एक मूल तत्व मानता है। जो कार्ल मार्क्स है वो वर्ग संघर्ष को जीवन का मूल तत्व मानता है, यानी कि एक शासक है वो हमेशा जनता का शोषण करता है, ठीक है। एक पूंजीपति है तो वो मजदूरों का हमेशा शोषण करता है। तो इसको क्या मानते हैं, एक संघर्ष का मूल तत्व वो मानता है, कौन, कार्ल मार्क्स, ठीक है। एम एन राय का कहना है कि मानव समाज में समय समय पर विभिन्न वर्ग अवश्य रहे हैं और उनमें संघर्ष भी रहा है, ठीक है। यानी कि एम एन राय कह रहा है कि संघर्ष रहे हैं, विभिन्न वर्ग रहे हैं और उनमें संघर्ष भी रहा है। लेकिन उनका कहना है कि वर्ग संघर्ष के इस तत्व की तुलना में आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और बंधन के तत्व अधिक प्रमुख रूप से रहे हैं, जिनके सहारे मानव समाज अब तक टिका हुआ है। यदि वर्ग संघर्ष ही मानव समाज में प्रमुख होता तो मनुष्य अब तक लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए होते। यानी कि एम एन राय कहना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ग संघर्ष की स्थिति है ये लगातार नहीं रही है और हमेशा समाज में वर्ग संघर्ष रहता तो अब तक मनुष्य का नामो निशान मिट जाता, ठीक है। तो यदि वर्ग संघर्ष ही मानव समाज में प्रमुख होता तो मनुष्य अब तक लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए होते। एम एन राय लिखते हैं कि आधुनिक समाज परस्पर विरोधी और ध्रुवीकृत क्षेत्रों में विभक्त नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि एम एन राय कहना चाह रहा है कि आधुनिक समाज परस्पर विरोधी और ध्रुवीकृत क्षेत्रों में विभक्त नहीं हुआ है, जैसे कि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी। इस संदर्भ में एक अन्य बात यह है कि राय तो मानवीय इतिहास के दो परस्पर विरोधी आर्थिक वर्गों के संघर्ष की अपेक्षा सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र के मध्य संघर्ष को अधिक महत्व देता है। यानी कि सर्वाधिकारवाद और लोकतंत्र के मध्य जो संघर्ष है उसका समर्थन यहाँ एम एन राय करते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ग संघर्ष के संदेश उसमें संदेहापद स्थिति व्यक्त की है एम एन राय ने। एक जो बिंदु है कि एम एन राय ने जो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की आलोचना की है यहाँ। तो साथियों यहाँ एम एन राय ने जो कार्ल मार्क्स के द्वारा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था जो सिद्धांत दिया है उसकी भी यहाँ एम एन राय ने आलोचना की है। तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था का प्रतिपादन किया, ठीक है ना। यानी कि पहले दास अवस्था थी, आदिम दास अवस्था, साम्यवादी, फिर पूंजीवादी, फिर इन सबके जो लास्ट में अवस्था आएगी वो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था आएगी। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने कहा। तो व्यवहार में स्थिति यह है कि आधुनिक युग की विशाल राजकीय सेनाओं के सामने सर्वहारा वर्ग की शक्ति नगण्य है। यानी कि आज के समय में जो देशों में, राष्ट्रों में विशाल सेनाएं हैं उसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति नहीं हो सकती। तो सामने सर्वहारा वर्ग की जो शक्ति है वो बिल्कुल नगण्य है, एम एन राय कह रहे हैं इस समय। और मार्क्स जिसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहता है व्यवहार में वह राज्य का सर्वाधिकारवाद होता है। इस सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं है। यानी कि ये जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है उसमें व्यक्तित्व और व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं है। एम एन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से मार्क्सवाद पर आधारित इस सर्वाधिकारवाद का विरोध और उदारवाद का समर्थन करते हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सर्वाधिकारवादी अवधारणा दी गई है
उसका एम एन राय यहाँ विरोध करता है और उदारवाद का समर्थन करता है। एक वो आलोचना का बिंदु बताता है मार्क्सवाद की। मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। मानव जो कि स्वतंत्र प्रिय, कल्पनाशील और रचनात्मक प्रवृत्ति का प्राणी है। मार्क्सवादी दर्शन और उससे भी अधिक मार्क्सवादी व्यवस्था में एक साधन मात्र बना दिया गया है। यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा उसमें व्यक्ति को क्या एक साधन मात्र उसको बना दिया गया है। मानव का नैतिक विकास बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव है। यानी कि मानव का जो नैतिक विकास है वो बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही संभव है। मार्क्सवादी दर्शन में व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कर समष्टि की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। यानी कि मार्क्सवादी दर्शन में व्यक्ति की स्वतंत्रता से, मार्क्सवादी चिंतन में व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है और समष्टि की वेदी पर व्यक्ति का एक तरह से बलिदान कर दिया गया है। राय मार्क्स की तरह समाज को प्राथमिकता देकर व्यक्ति को दूसरे स्थान पर नहीं रखना चाहते। तो एम एन राय कहना चाहते हैं कि मार्क्सवादी चिंतन में जो है मानवीय तत्व की जो है यहाँ उपेक्षा की गई है। ठीक है। एक जो है हिंसक पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास। मार्क्सवाद हिंसा और बल प्रयोग की प्रवृत्ति में विश्वास करता है। यानी कि जो मार्क्सवाद है वो हिंसात्मक तरीकों में यहाँ विश्वास करता है। राय सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने के पक्षधर हैं, किंतु उनके द्वारा सुझाया गया परिवर्तन का मार्ग हिंसा पर आधारित नहीं है। यानी कि एम एन राय के द्वारा जो मार्ग सुझाया गया है वो हिंसा पर आधारित नहीं है। राय का विचार है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादक हिंसात्मक तरीका ही व्यवस्था में परिवर्तन का एकमात्र उपाय नहीं है। ठीक है। यानी कि एम एन राय करे कि हिंसात्मक तरीकों से जो है समाज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वे शांतिपूर्ण तरीकों से राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियों को सुधारना उचित समझते हैं। यानी कि शांतिपूर्ण तरीकों से जो सामाजिक, आर्थिक जो भी समाज की स्थिति है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। साधन तथा साध्य के अटूट संबंधों के विषय में उनका पूरा विश्वास था। तो एम एन राय मार्क्सवादी सिद्धांत की उपेक्षा भी मार्क्सवाद पर आधारित सोवियत रूस की व्यवस्था के व्यवहारिक स्वरूप को देखकर अधिक क्षुब्ध थे। ठीक है। राय ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि मार्क्स ने अपना लक्ष्य एक स्वतंत्र न्याय घोषित किया था। वहाँ रूस के साम्यवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलकर एक सर्वाधिकारी राज्य की स्थापना की। यानी कि जो रूस के साम्यवादी थे उन्होंने इसमें परिवर्तन कर दिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उन्होंने कुचलकर रख दिया। लेकिन ऐसी कल्पना जो कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं की थी। तो इस प्रकार जो है साथियों यहाँ एम एन राय जो है मार्क्सवाद के बिंदुओं की आलोचना करते हैं। यानी कि जिन तत्वों से वो असहमत रहे हैं। साथियों तो एक बार अपन यहाँ दोबारा से देख लेते हैं। एम एन राय की जो रचनाएं हैं वो 4 है। कम से कम इनमें से आपको 2 रचनाएं याद होनी चाहिए। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। दूसरा बिंदु अपन ने देखा राय और मार्क्सवाद। तो मार्क्स के भौतिकवाद में संपूर्ण आस्था होने की है। मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति, मार्क्सवादी चिंतन के मूल लक्ष्य में आस्था, मार्क्स के चिंतन तथा क्रम की एकता। यानी कि शुरू में जो उन्होंने मार्क्सवाद का कट्टरतापूर्वक जो है समर्थन किया है, लेकिन कुछ तत्वों पर उनके मतभेद थे। वो कौन कौन से थे कि मार्क्स के द्वंद्ववाद से असहमति थी उनको, इतिहास की आर्थिक व्याख्या से असहमति, वर्ग संघर्ष के समाजशास्त्र में संदेह था उनको, मध्यम वर्ग के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है त्रुटिपूर्ण है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की आलोचना की है, मार्क्सवादी दर्शन में मानव तत्व की उपेक्षा की गई है, मार्क्सवादी चिंतन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं और हिंसक पद्धति के स्थान पर शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास का समर्थन एम एन राय ने किया है। अब साथियों जो राय का एम एन राय का जो मौलिक मानववाद की अवधारणा है
वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक साथियों उनको पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।